हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वनडे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, गणित की जो हमारी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 23वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 22 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। देखो, इससे पहले वाला जो लेक्चर था उस लेक्चर में हमने परसेंटेज का टाइप नंबर 13 पूरी तरह से कवर किया था और आज की क्लास में हम परसेंटेज का टाइप नंबर 14 करने वाले हैं। देखो, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, टाइप नंबर 14 का अपना एक नाम है। इसका नाम है वेन आरेख संबंधी प्रश्न। देखो, परसेंटेज के चैप्टर में परसेंटेज में डेटा देता है और उस डेटा से हम वेन डायग्राम की सहायता से सवाल निकालते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल हैं जो परसेंटेज का डेटा तो देगा, लेकिन उस डेटा को वेन डायग्राम की सहायता से दिखाकर हम सवाल सॉल्व करते हैं। तो आज की क्लास में हम वेन डायग्राम से संबंधित सवालों को डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारी एक आदत रहती है कि हम सबसे पहले कोई भी टाइप स्टार्ट करते हैं तो उस टाइप में सर्वप्रथम एक बेसिक जानकारी पहले दी जाती है। जैसे वेन डायग्राम से संबंधित अगर हम सवाल करने वाले हैं तो सर पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी करेंगे कि वेन डायग्राम क्या होता है और इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को भी हम पहले सीख लेंगे। उसके बाद हम सीधे सवालों पर चलेंगे। यदि मैं चाहता तो मैं भी डायरेक्ट सवालों पर आ सकता था। उसमें समस्या एक ये होती, या तो आपके सवाल समझ में नहीं आते या फिर आप उनको रटने वाला कॉन्सेप्ट हो जाता। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप गणित को रटने का प्रयास करें। तो पहले हम समझते हैं कि सर वेन डायग्राम होता क्या है और इसके क्या नियम हैं। उसके बाद हम सवालों पर चलेंगे। तो चलिए हम यहाँ समझते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम है, इसमें मैंने ये दो सर्कल बनाए हैं। एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है। अगर ऐसा कोई सर्कल बनता है, ये जो दो सर्कल है इस वाले एरिया में ये ओवरलैप कर रहे हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं ये वाले एरिया में। तो ऐसा और हम अगर बाहर से एक रेक्टेंगल से बंद कर दें इनको, तो ऐसा जो डायग्राम बन के तैयार होगा सर, इसी को वेन डायग्राम कहते हैं। अब हम यहाँ समझते हैं कि सर इसमें हम किस तरह से डेटा हमारे पास दिया होगा और हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये जो मैंने पहला वाला सर्कल बनाया है, ये मैंने बनाया है आम को पसंद करने वाले लोग। हमने कहा है कि सर आम जो लोग पसंद करते हैं वो इस वाले घेरे में आएंगे। और ये दूसरा वाला जो घेरा है, इसमें हमने बनाया है सेब को पसंद करने वाले लोग। सेब पसंद करने वाले लोग इस घेरे में आएंगे। और यहाँ पर बाहर क्या है, ये जो खाली जगह है बाहर, इनके अलावा ये जो देखो, यहाँ से अगर बात करें सर, ये जो बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री, इसके बाहर जो रखा है ये वाला खाली एरिया है सर, उस खाली एरिया में कोई भी फल ना पसंद करने वाले आएंगे। तो कुल मिलाकर पसंद करने वाले अंदर हैं और ना पसंद करने वाले फिर बाहर बैठेंगे। तो ये जो डायग्राम है ये वेन डायग्राम कहलाता है। अब हम इसमें समझते हैं कि कौन सी वैल्यू किसका रिप्रेजेंटेशन करती है। जैसे ये वाला मैंने डायग्राम दिखाया है, ये डॉट 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 से लाल कलर से ये दिखाया है। ये जो एरिया है, इस एरिया में यदि कोई भी व्यक्ति बैठा होगा तो इसका अर्थ है कि वह केवल आम पसंद करता है। ये जो एरिया मैंने दिखाया है अभी डॉट डॉट वाला, ये वाला लाल कलर से, तो ये जो एरिया है ये व्यक्त करता है कि व्यक्ति केवल आम पसंद करता है। अगर यहाँ कोई भी व्यक्ति को बैठाएंगे तो हम कहेंगे कि ये केवल आम पसंद करता है। अगर हम बात करें सर, ये प्लस प्लस चिन्ह से दिखाया है, ये ग्रीन कलर का प्लस चिन्ह है। अगर इस वाले एरिया में कोई व्यक्ति बैठा होगा, इस वाले एरिया के अंतर्गत कोई यदि व्यक्ति बैठा होगा तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति केवल सेब पसंद करता है। यह शब्द जरूर लगाएगा, केवल। केवल सेब पसंद करने वाले हैं, ये ग्रीन कलर के। अब हम बात करते हैं सर, ये जो बीच वाला पोर्शन है, बीच वाला जो पोर्शन है ये सर ऐसा है जो इस गोले के अंतर्गत भी आता है और सर इस गोले के अंतर्गत भी आता है, मतलब ये ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ अगर जो भी व्यक्ति बैठा होगा, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति बैठा होगा तो हम कहेंगे सर यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को आम भी पसंद है और सेब भी पसंद है, मतलब आम और सेब दोनों पसंद करने वाला वो व्यक्ति है। तो हमें ये समझ में आया, यहाँ पर आएगा दोनों फलों को पसंद करने वाला व्यक्ति। और इनके बाहर अब हम समझ में आ गया कि सर ये जो वेन डायग्राम है, एक बाउंड्री बनी इनकी। बाउंड्री कौन सी बनी, ये वाली बाउंड्री है। अभी मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से दिखा देता हूँ कि ये जो बाउंड्री बनी है, इस बाउंड्री के अंदर क्या क्या डेटा आ सकता है, जरा यहाँ पर गौर करेंगे। ये जो मैं बाउंड्री बना रहा हूँ, ये बाउंड्री, ये वाली, तो ये जो बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री के अंदर हम क्या बिठाएंगे। हमने ये जो बाउंड्री आपको बना दी है, इस बाउंड्री के अंदर हम किसको बिठाएंगे। जिसको हम इसके अंदर बिठाते हैं
हम कहते हैं कि उसी का वेन डायग्राम बन रहा है। हमने अगर हम बात करते हैं फल हमारे पास दो हैं और हम वेन डायग्राम बना रहे हैं पसंद करने वाले और नापसंद करने वालों का। हम डायग्राम बना रहे हैं फलों को पसंद करने वाले और नापसंद करने वाले। तो अगर ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, इस बाउंड्री के अंदर मैंने किसको बिठाया है? अभी अभी मैंने बिठाया है पसंद करने वाले। आम को पसंद करने वाले यहाँ पर हैं, सेब को पसंद करने वाले यहाँ पर हैं और दोनों को पसंद करने वाले यहाँ पर हैं। तो इस यहाँ पर इसके अंदर मैंने बिठाए हैं फलों को पसंद करने वाले लोग। तो फिर नापसंद करने वाले कहाँ बैठेंगे? सर इस बाउंड्री के, ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है इसके बाहर बैठेंगे, यहाँ कहीं बैठेंगे, यहाँ पर। तो जो वेन डायग्राम बनता है वह वेन डायग्राम केवल देखो वेरिएबल होते हैं दो, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, एक पसंद करने वाले और एक नापसंद करने वाले। तो ये जो वेन डायग्राम बनता है वो या तो पसंद करने वालों का बनेगा या फिर केवल नापसंद करने वालों का बनेगा। या तो पसंद करने वालों का, अगर पसंद करने वालों का बनेगा तो सर नापसंद करने वाले बाहर बैठेंगे, और अगर नापसंद करने वालों का बनेगा तो सर पसंद करने वाले फिर बाहर बैठेंगे। तो हम यहाँ से पहला एक नोट पॉइंट यहाँ लिखते हैं कि जो वेन डायग्राम बनता है वह केवल एक वेरिएबल का बनता है, या केवल पसंद करने वालों का या फिर केवल नापसंद करने वालों का। अब हम कहेंगे सर यहाँ से हमारे सवाल कैसे बनते हैं? अपने सवाल बनते हैं सर फेल और पास को लेकर। कोई एग्जाम होगा, एग्जाम में दो पेपर होंगे और उन दो पेपर में कहेगा कि इतने छात्र पास होते हैं, इतने फेल होते हैं। तो हम जब वेन डायग्राम बनाने चलेंगे तो या तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा या फिर केवल पास का बनेगा, या पास वालों का बनेगा वेन डायग्राम, या फिर फेल वालों का वेन डायग्राम बनेगा। तो पहले हम इस नोट पॉइंट को लिखते हैं, फिर हम एग्जाम्पल से समझाएंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि ये मैंने क्या लिखा है। तो पहले हम लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर पहला नोट पॉइंट लिखते हैं कि वेन आरेख, वेन आरेख, आरेख केवल केवल एक एक वेरिएबल, एक चर चर पर बनाया जाता है, एक चर पर बनाया जाता है। क्या मतलब है कि सर एक वेरिएबल पर बनाया जाएगा, अर्थात अर्थात है या केवल केवल पसंद करने वाले, पसंद करने वाले, या केवल केवल नापसंद करने वाले, ना पसंद करने वालों का बनेगा। बनेगा मतलब क्या है? जो वेन डायग्राम हम बनाने चलेंगे सर वो या तो केवल पसंद करने वालों का बनेगा या फिर केवल नापसंद करने वालों का बनेगा। हमारे सामने ज्यादातर सवाल बनेंगे सर फेल और पास वाले। तो फिर वेन डायग्राम या तो केवल फेल वालों का हम बनाएंगे या फिर केवल पास वालों का बनाएंगे। तो जैसे हम वेन डायग्राम फेल वालों का बना रहे हैं तो अंदर बैठाएंगे फेल वाले, पास वाले बाहर बैठेंगे। अगर वेन डायग्राम हम पास वालों का बना रहे हैं तो सर पास होने वाले छात्र अंदर बैठेंगे, बाकी के सब इस बाउंड्री से बाहर बैठेंगे। ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है इससे बाहर बैठेंगे। तो हमारा वेन अब यहाँ से तुम्हारे सवाल मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर एक बात बताओ, हम कैसे पता करेंगे कि सर वेन डायग्राम फेल का बनना है कि वेन डायग्राम पास का बनना है? तो हमेशा वेन डायग्राम उसका बनता है जो ये कॉमन वाला पोर्शन देता है। ये कॉमन वाला पोर्शन जिसका भी देगा वेन डायग्राम उसी का बनेगा। जैसे बोल देगा कि सर दोनों विषयों में पास होने वाले छात्र 10 हैं, इसका मतलब ये जो 10 डेटा है वो दोनों विषयों में पास होने वाले दिए हैं, तो कॉमन वाला पास होने वाले के लिए दिया है तो वेन डायग्राम पास वालों का बनेगा। अगर ऐसे बोलेगा कि दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्र 20 हैं, इसका मतलब जो कॉमन वाला एरिया है वो फेल वालों का दिया है, तो फिर वेन डायग्राम फेल वालों का बनेगा। तो हम इसको भी नोट पॉइंट में लिखेंगे कि वेन डायग्राम बनेगा तो किसका बनेगा? केवल एक वेरिएबल का बनेगा। इससे हम समझे केवल एक वेरिएबल का, या तो केवल पास का या फिर केवल फेल का। अब सर किसका बनेगा वो हमें सवाल का डेटा बताएगा। डेटा में ये कॉमन वाला एरिया जिसके लिए बात करेगा उसी का वेन डायग्राम बनेगा। अगर कॉमन वाला एरिया पास वालों की बात करेगा तो पास का वेन डायग्राम बनेगा, कॉमन वाला एरिया फेल वालों की बात करेगा तो सर फेल वालों का वेन डायग्राम बनेगा। तो हम यहाँ रखेंगे अगला नोट पॉइंट हम यही लिखेंगे कि वेन आरेख में, वेन आरेख में
कॉमन कॉमन वाला डेटा जिस जिस चर का होगा का होगा जिस चर का होगा उसी का वैन आरेख बनाया जाएगा बनाया जाएगा। तो पहले नोट पॉइंट में हम समझे थे कि सर वेन डायग्राम बनाएंगे, तो सर वेन डायग्राम बनेगा केवल एक वेरिएबल का, एक चर का बनेगा, या तो फेल का या फिर पास का। यहाँ पर बात करें तो ये या तो पसंद का या फिर नापसंद वालों का, तो एक वेरिएबल का बनेगा। पहला नोट पॉइंट ये समझे। सर अब हम ये समझे इस वाले नोट पॉइंट में कि सर बनेगा किसका, कॉमन वाला एरिया जिसका भी देगा, कॉमन वाले एरिया के बारे में जिस भी वेरिएबल को जोड़ेगा सर उसी वेरिएबल का हम वेन डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 10 लोग दोनों विषयों में फेल होते हैं, ये मैंने डेटा आपको सवाल में दे दिया, तो सर इतने डेटा से समझ कर मैं समझ जाऊंगा कि अब वेन डायग्राम फेल वालों का बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों विषयों में फेल वाला कॉमन वाला जो एरिया है वो फेल वालों के लिए दिया है, तो वेन डायग्राम फेल का बनेगा। और अगर मैं ऐसे बोलता कि सर दोनों, अब यहाँ पर मैं बात करता सर दोनों फलों को पसंद करने वाले छात्र 30 हैं, मैंने ऐसे बोल दिया कि दोनों फलों को पसंद करने वाले छात्र 30 हैं, तो सर कॉमन वाला एरिया मैंने पसंद करने वालों का दिया है, तो सर वेन डायग्राम पसंद करने वालों का बनेगा। पसंद करने वाले अंदर बैठेंगे और ना पसंद करने वाले बाहर बैठेंगे। तो हमें ये दो नोट पॉइंट समझ में आए होंगे, इनको और हम डिटेल में आगे समझेंगे। जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बढ़ती आएगी। अब यहाँ से एक और नोट पॉइंट हमें समझना होगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो मैं नोट पॉइंट बताने वाला हूँ ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही है। जैसे मैं आपसे बोलूँगा कि हिंदी विषय में ये ऐसे ही सवाल आएंगे, किसी विषय को लेकर पास और फेल की बात करेगा। हम अगर बात करें सर हिंदी विषय में पास होने वाले छात्र 75% हैं, क्योंकि ये परसेंटेज चैप्टर चल रहा है तो परसेंटेज में डेटा देगा। तो हम यहाँ पर एक बात लिखते हैं, सर हिंदी विषय में पास होने वाले छात्र 75% हैं। अगर ये लाइन लिखकर आएगी सवाल के अंदर कि अगर सर हिंदी विषय में पास होने वाले छात्र 75% हैं, तो सर इस लाइन का अर्थ हम क्या समझ सकते हैं? इस लाइन का एक अर्थ ये भी निकलता है कि सर हिंदी के विषय में पास होने वाले छात्र 75% हैं, तो सर फेल होने वाले कितने होंगे? हिंदी में फेल होने वाले 25% होंगे, क्योंकि अपने आप में 100% होता है डेटा। तो हम इससे एक बात समझ जाएंगे, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ निकल के आएगा कि हिंदी में ये देखो पास होने वाले 75%, हिंदी में फेल FAIL फेल बराबर 25% होंगे। ये हमेशा हम 100 में से घटाकर निकाल लेते हैं। अगर लाइन ये दी है सवाल में तो सर इससे मैं ये अपने आप समझ सकता हूँ। अगर मुझे ये लाइन ये देगा तो फिर इससे उल्टा करके मैं ये समझ जाऊंगा। मैं अगर आपसे ये बोल दूं कि हिंदी विषय में फेल होने वाले छात्र 25% हैं, तो सर इसका एक मतलब ये भी होता है कि फिर हिंदी में पास कितने हुए होंगे? 75% पास हुए होंगे। तो हमें ये बात समझ में आ गई। हमें सर अगर ये वाली लाइन देगा तो इसका अर्थ हम ये समझ जाएंगे, और अगर सर ये वाली लाइन देगा तो पलटकर हम ये अर्थ इसका समझेंगे। तो समझ में आ गया। तो हमें 3 नोट पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। वेन डायग्राम केवल एक वेरिएबल का बनता है, उस वेरिएबल का बनता है जो कॉमन वाला पोर्शन जिसकी बात करता है उसका बनेगा। दूसरा सर अगर हिंदी विषय में पास होने वाले छात्र 75% हैं, तो सर इस लाइन का एक अर्थ ये भी निकलता है तो सर फेल होने वाले इसमें 25% होंगे। इनका मतलब अगर तुम्हें भली भांति समझ में आता है तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया है। अब इस एग्जाम्पल में मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल मेरा, डेटा अपने आप लिखा है यहाँ पर, और हमने यहाँ पर बात की है चाय और कॉफी की। तो हम यहाँ पर एक क्वेश्चन बनाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1, केवल छोड़ो अभी, चाय पीने वाले चाय पीने वाले हम अगर बात करें चाय पीने वाले छात्रों का इसमें संख्या बताइए। चाय पीने वाले छात्र कितने हैं? चाय पीने वाले कितने हैं? तो हमने लिखा है चाय पीने वाले, इसका मतलब चाय के घेरे में जितने भी आएंगे उतने सभी, चाय के घेरे में जितने भी आएंगे उतने सभी आएंगे इधर। तो इसका मतलब हम यहाँ पर जोड़ देंगे सर 30 + 14 बराबर यहाँ पर 44 आएंगे। 30 + 14 अगर जोड़ देंगे, क्योंकि चाय पीने वालों की संख्या पूछी है
तो सर चाय पीने वालों का मतलब है चाय के घेरे में जितने भी आएंगे वो सभी छात्र। तो चाय के घेरे में ये 30 भी आ रहे थे और 14 भी आ रहे थे, जोड़ के ये कर दिया। इस सवाल का जवाब होगा। अगला सवाल हम तुमसे करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 2। केवल केवल चाय पीने वाले। अब मैंने यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया, मैंने शब्द जोड़ा केवल, ओनली शब्द जोड़ दिया, केवल चाय पीने वाले। तो भाई साहब इसमें केवल चाय को कौन पीता है? ये 14 तो मैं लूंगा नहीं, क्योंकि ये चाय तो पीते ही हैं, साथ का साथ ये कॉफी भी पी रहे हैं, इनको तो नहीं लूंगा। मैं केवल बात करूंगा इन 30 की। तो केवल चाय पीने वाले छात्र 30 हैं, तो इस सवाल का जवाब कितना होगा? सर इसका जवाब तो 30 हो जाएगा, बात खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मैं पूछता हूँ कॉफी पीने वाले छात्र, कॉफी पीने वाले। अगर मैं कॉफी पीने वालों की बात करूं तो सर कॉफी के घेरे में जितने भी छात्र पढ़ेंगे वो सब के सब यहाँ लिखे जाएंगे। तो सर 32 तो ये है, और ये भी कॉफी के घेरे में आ ही जाता है, तो 14 ये, तो हम यहाँ पर जोड़ देंगे सर 14 + 32, तो बराबर ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 46 छात्र हो जाएंगे। 32 + 14 जोड़े तो 46, इसका मतलब कॉफी पीने वाले छात्र हैं 46। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शब्द लगाएंगे केवल। हम अगर चौथा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं 14, केवल केवल कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले, हमने पूछा केवल कॉफी पीने वाले बताइए। तो सर कॉफी पीने वाले कितने होंगे? तो केवल कॉफी पीने वाले हैं 32, 32 है, इन 14 को नहीं लेंगे क्योंकि ये तो चाय भी पसंद करते हैं। तो सर हम यहाँ लिख देंगे 32। ये डेटा आपको अगर ना दिख रहा हो तो थोड़ा इधर लिख देते हैं, 14 + 32 बराबर 46, ये है। उधर साइड आपको ना दिख रहा हो तो मैंने थोड़ा सा इधर लिख दिया है। ठीक है भाई, ये हो गया। तो समझ में आ गया सर, केवल कॉफी की बात करेगा, केवल कॉफी की, तो सर इस वाले एरिया की बात कर रहा है, केवल ये वाला, तो ये 32 इसका आंसर आएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर आपको 14 देते हैं, ये 5 दिया को क्वेश्चन नंबर 5, हम क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछना चाहते हैं, केवल एक चीज पसंद करने वाले, केवल एक, ये है एक तरह से पीने वाला एक पेय पदार्थ है, ये भी एक पीने वाला पेय पदार्थ है। तो हम अगर ऐसे बोल दें केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले, देखना, केवल केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले, केवल एक पेय पदार्थ। तो देखो, एक पेय पदार्थ का मतलब या तो केवल चाय पीता है या फिर केवल कॉफी पीता है। तो केवल एक पेय पदार्थ पीने वाला एक तो 30 है, ये 30 केवल चाय पीते हैं, तो केवल इनका एक ही पेय पदार्थ है। और ये वाले 32 ये केवल कॉफी पीते हैं, तो इनका भी एक ही पेय पदार्थ है। तो सर हम अगर बात करें केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले, केवल एक, तो सर हम 30 और 32 को जोड़ देंगे, तो हम यहाँ कर देते हैं 30 + 32 बराबर 62 बन गया। तो कुल मिलाकर ये हमको समझ में आया कि सर ये 62 हो गया। केवल एक पेय पदार्थ पीने वाले कितने छात्र हो गए? सर 62 हमारे पास आ गए। अब देखो ये हम 5 सवाल कर चुके हैं, छठवां सवाल आएगा, सबसे महत्वपूर्ण वही सवाल है, इस पर जरा ध्यान देना। अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पूछता हूँ, पहले हम सवाल को लिखते हैं उसके बाद हम समझाएंगे। यहाँ लिखा है कम से कम, कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले छात्र, कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले छात्र बताओ। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें एक एग्जाम्पल देना होगा। जैसे मान लीजिए कि हम आपके परिवार को इनवाइट करने जा रहे हैं, हमारे घर पर कोई फंक्शन है, तो हमने आपको इनवाइट किया है। हमने क्या है कि भाई आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर पर आए उस पार्टी को अटेंड करने के लिए। तो अब वहाँ से कुछ समस्याएं हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पूरे परिवार के सदस्य तो आ नहीं सकते हैं। तो फिर हमने आपको एक कंडीशन रख दी, हमने कहा भाई साहब कम से कम 2 सदस्य तो आने चाहिए, कम से कम 2 सदस्य तो आने चाहिए। मान लीजिए कि आपके परिवार में 5 सदस्य थे, तो हमने तो सबको इन्वाइट किया है, लेकिन आपने कुछ समस्या बता दी कि हमारे घर पर कुछ समस्या है तो हम सब लोग तो नहीं आ सकते। फिर हमने आपसे एक कंडीशन रख दी कि कम से कम 2 लोग तो आए। तो इस कम से कम 2 का मतलब पता है क्या है? अगर 3 आ जाएंगे तो अच्छी बात है, अगर 4 आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है,
और अगर पांचों के पांचों सब आ जाएंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब कम से कम की बात करता है तो वो डेडलाइन हो गई कि यहाँ से तो ऊपर ही आएंगे। अगर यहाँ से ज्यादा आ जाए तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन इससे कम ना आए। तो हमने कहा है कम से कम एक पेय पदार्थ, कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले छात्र तो लेने ही है। लेकिन अगर कोई ऐसा छात्र है जो दो पेय पदार्थ ले रहा है, उनको भी लेना है। तो इसका मतलब ये है कि सर इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये जो बाउंड्री में बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर बाउंड्री बना रहा हूँ, बाउंड्री, ये एक बाउंड्री बन के तैयार हुई, ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है सर, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं, सब के सब छात्र इस सवाल को इस सवाल को फुलफिल करते हैं। इस सवाल का जवाब अगर निकाला जाएगा तो सर इस बाउंड्री के अंदर, ये जो बाउंड्री मैंने बनाई है, इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं सबको जोड़ना होगा। ये क्या है? कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाला, तो ये तो एक पी रहा है, इसको हम लेना है। ये भी एक पी रहा है तो इसको भी ले रहा है। ये तो सर दोनों ही पेय पदार्थ पी रहे हैं, तो एक से ज्यादा पियेंगे तो हमें कोई समस्या नहीं है, ज्यादा आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम एक पेय पदार्थ पीना चाहिए। तो इस सवाल का अगर जवाब हम बात करें सर, इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो 30 और ये 14 और ये 32 जोड़ने होंगे हमें। 30 प्लस 14 प्लस 32, इनको ऐड करना होगा। ये हो गया 6, 3 और ये 4 और ये 7, 76 हो चुका है। ये आ गया है सर 76। इसका मतलब 76 लोग होंगे जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं। अब अगर बात करें, ये जो लाइन है, इस लाइन का एक और अर्थ है, इस लाइन का एक और अर्थ होता है, वो भी लिख कर आती है। ऐसे भी लाइन लिख कर आएगी तो हम समझेंगे इसका मतलब ये पूछ रहा है कि ये जो बाउंड्री बनी है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी हैं उनकी टोटल संख्या पूछना चाहता है। सर इसी लाइन, मतलब उसका यही होता है, लेकिन लाइन बदल दी जाती है। क्या होता है? हम यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो चाय या कॉफी, कॉफी पीने वाले कुल छात्र, चाय या कॉफी, यहाँ पर सब देखो या लगाएगा। ये जो लाइन हमने रखी है, कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले, इसका अर्थ होता है कि सर इस बाउंड्री के अंदर जितने भी आएंगे वह सभी हम काउंट कर लेंगे। और अगर हमने ऐसे लिख दिया चाय या कॉफी पीने वाले कुल छात्र, तो चाय या कॉफी, इसका अर्थ भी यही निकलता है कि सर चाय और कॉफी का जो वेन डायग्राम होगा, उसकी बाउंड्री के अंदर जितने भी होंगे वो सब पूछना चाहता है। और ये जो चीज है, ये अगर अभी चाय को मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ, टी, और कॉफी को मैं सी से डिनोट कर रहा हूँ। गणित की भाषा में ये जो लाइन है ना, इस लाइन का अर्थ क्या होता है? इस लाइन का अर्थ होता है टी, और ये जो या होता है ना, ये यू जैसा एक चित्र होता है, इसका नाम होता है, इसको पढ़ते हैं यूनियन। तो हम बोलेंगे टी यूनियन सी, ये पूछना चाहता है। और यहाँ हम आगे लगा देंगे एन, इनकी संख्या। इसका मतलब है टी यूनियन सी, हम इसको पढ़ेंगे। अब अगर कहीं ये लिखा मिला तो इसका अर्थ यही है कि सर टी और सी की जो भी बाउंड्री होगी, उसके अंदर सभी की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर जितने भी पढ़ेंगे सब। तो देखो ये टी और सी, ये टी था और ये सी था, तो इनकी बाउंड्री बनी सर ये वाली बाहर वाली, जो मैंने बाउंड्री अभी दिखाई है, ये वाली बाहर वाली। तो इस बाउंड्री के अंतर्गत जितने आएंगे उन सभी छात्रों की हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया, इसका एक गणित में ये सिंबल है, गणित में इसका एक सिंबल है एन ऑफ टी यूनियन सी। हम यहाँ समझेंगे सर, ये जो या है ना, या जब हम ये जो वेन डायग्राम वाले सवाल हैं, जब हम इंटरमीडिएट में पढ़ते थे तो हमें पता था, हमारे सर ने बताया था कि जो या शब्द होता है ना, या उसका अर्थ होता है यूनियन, और एक शब्द होता है और, उसका अर्थ होता है सर इंटरसेक्शन। तो हमें ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कम से कम एक पेय पदार्थ पीने वाले छात्र पूछेगा, तो हम सर ये जो बाउंड्री बनाएंगे, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी होंगे सबकी बात करेंगे। या फिर ऐसे लिख देगा चाय या कॉफी पीने वाले कुल छात्र, चाय या कॉफी, अगर ये या शब्द लगाएगा ना, इसका अर्थ है कि सर चाय और कॉफी की जो बाउंड्री बनेगी, उस बाउंड्री के अंदर जितने भी होंगे उनकी हम बात करना चाहते हैं। गणित में इसका सिंबल होता है एन ऑफ टी यूनियन सी। एक 7वां सवाल और हम यहाँ लिखते हैं। 7वां सवाल, हम अगर बात करें सर ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो चाय और कॉफी, चाय और कॉफी, कॉफी दोनों
दोनों पीने वाले छात्र, पीने वाले छात्र चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो यहाँ एक शब्द देना और की बात कर रहा है और। वैसे इस सवाल का जवाब क्या बनेगा सर? इस सवाल का जवाब बनेगा ये 14। ये 14 ऐसे हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफी पीते हैं। तो हम यहाँ इस सवाल का जो आंसर बनेगा, आंसर तो सर 14 है। लेकिन ये जो चीज हमने लिखा है चाय और कॉफी, तो मैंने इस और को सर्कल में बंद किया है। इस और का मतलब पता है क्या होता है? इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। इसका भी एक चित्र होता है। चाय के लिए मैं टी दिखा रहा हूँ, चाय के लिए मैं टी दिखा रहा हूँ और कॉफी के लिए सी दिखा रहा हूँ। और ये जो और है ना, और इसका मतलब होता है इस तरह से साइन, इस तरह से एक चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी इसको पढ़ते हैं, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। इसका मतलब होता है टी और सी के बीच में कॉमन वाला पार्ट। तो इस और का मतलब होता है इंटरसेक्शन और इस या का मतलब होता है यूनियन। अभी इसका तुम कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? इसका बताने का मेरे, इसको बताने के पीछे मेरा एक उद्देश्य है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो उस फॉर्मूले में अचानक से ये बातें लिखूंगा तो तुम्हें पढ़ने नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले बताया है। अगर कहीं हिंदी में लाइन लिखी है और दो वेरिएबल के बीच में या शब्द लगा है, इसका मतलब उनका यूनियन पूछना चाहता है। और इस यूनियन का मतलब है टी और सी, इन दोनों की जो भी बाउंड्री बनेगी उसके अंदर टोटल कितने हैं ये पूछना चाहता है। और अगर ऐसे है सर इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा है, इसका मतलब टी और सी के बीच में जो कॉमन वाला पार्ट होगा केवल उतने की जानकारी हमें देनी है। तो इसका अर्थ कितना है सर? ये वाला देखा जाएगा, ये टी का एक गोला था और ये सी का गोला है, तो कॉमन वाले में कितने? 14। तो इस सवाल का जवाब होगा 14। तो ये हमें 7 सवाल समझ में आ गए। ये 7 सवाल क्या है? इन सातों सवालों को जरा ध्यान से समझना, ठीक है भाई? तो एक काम करिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूले को बताने के बाद फिर हम सवालों पर चलेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम आगे समझ लेते हैं। देखो वेन डायग्राम से मैंने यहाँ पर एक नोटेशन बनाया है। देखो मैंने ये कहा है ये है ए और ये वाला जो सर्कल है वो है बी। यहाँ पर मैंने एक वेन डायग्राम बनाया है और इसको मैंने ओवरलैप किया है, आच्छादित किया है। ये जो शेडेड वाला पार्ट है, इस शेडेड वाले पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? आप यहाँ कहोगे कि सर ए और बी की जो भी बाउंड्री बनेगी, ए और बी की जो बाउंड्री बनेगी, देखो ये वाली बाउंड्री बन रही है। अगर हम बात करें सर ए और बी की जो बाउंड्री बन रही है वो ये है बाउंड्री। मैं थोड़ा सा इसको जिगजैग दिखा दे रहा हूँ। ये है ए और बी की बाउंड्री है। तो इसका मतलब ये जो हमने शेड किया है वो ए और बाउंड्री, ए और बी की जो बाउंड्री है उसके बीच में जितने भी हैं उन सबको हमने शेड किया है। तो इसका सर गणित में क्या नोटेशन होता है? गणित में होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। अभी हमने सीखा है सर यूनियन का मतलब होता है कि इधर और इधर जो भी है उनकी बाउंड्री के अंदर जितने भी होंगे वो सभी हम काउंट करना चाहते हैं। तो ए और बी की बाउंड्री है ये वाली, देखो ये है, यहाँ से स्टार्ट करो, ये यहाँ से ये और ये इतनी बाउंड्री है। इसके अंदर जितने भी आएंगे, जितने भी स्टूडेंट होंगे, वो टोटल स्टूडेंट का मतलब ही नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो हमें ये समझ में आ गया। अगर हम ये केवल इसके अंदर जितने भी छात्र बैठे हैं उनकी संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो हम एक काम कर सकते हैं। ये जो ए है ये हमने केवल कलर किया है केवल ए को, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या सर? ये नंबर ऑफ ए है, ये है नंबर ऑफ ए। मतलब ए के अंदर, ए के गोले में जितने भी छात्र बैठेंगे वो है सर। अगर हम बात करते हैं सर ये है, ये केवल बी को आच्छादित किया है तो नंबर ऑफ बी। ये कौन है सर? बी के गोले में जो भी छात्र बैठेंगे वो सब आएंगे इस नंबर ऑफ बी के अंतर्गत। अब हम यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जब आपने ये वाला देखा चित्र, तो इस वाले चित्र में ये जो कॉमन वाला पार्ट था वो शेडेड है, वो कलर्ड है, ठीक है। जब हम इस वाले में आए तो इस वाले में भी देखा तो सर इस वाले में ये जो शेडेड वाला पार्ट है दोबारा से काउंट हो गया। इसका मतलब अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे, इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो सर ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला, ये 2 बार काउंट हो जाता है। और हमें 2 बार तो चाहिए नहीं, हमें तो मात्र 1 बार चाहिए, 1 बार काउंटिंग चाहिए इनकी। तो सर इसको और इसको जोड़ने के बाद जब हम इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये जो बीच वाला कॉमन वाला पार्ट है वह 2 बार काउंट हो गया। देखो 1 बार इसके साथ भी काउंट हुआ, 1 बार इसके साथ भी काउंट हुआ, लेकिन हमको तो एक ही बार काउंट करना है। तो हम करते क्या है कि ये कॉमन वाला जो पार्ट है उसको 1 बार घटा देते हैं।
हम इस वाले कॉमन वाले पार्ट को एक बार घटा देंगे, ये बराबर बना। तो हमने देखा कि सर ये वाला जो पार्ट था इसमें ये कॉमन वाला पार्ट शेडेड था, ये वाला जो पार्ट है बी वाला इसमें भी सर ये शेडेड है कॉमन वाला पार्ट, तो दो बार काउंट हो गया ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो सर दो बार काउंट हो जाएगा। तो दो बार ना हो जाए, हमें करना एक ही बार है, तो एक बार हम उसको घटा देंगे। शेडेड वाला जो पार्ट है जो कॉमन हो रहा है, जो कॉमन वाला जो पार्ट शेड हो रहा है उसको हम एक बार घटा देंगे, तो आराम से सर सिंगल सिंगल बार ये वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ से फॉर्मूला, अच्छा ये इसका नोटेशन क्या बनेगा सर, इसका नोटेशन बनेगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये कॉमन वाला पार्ट है, ये हमने अभी देखा है। तो सर यहाँ से एक फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने अभी आपको ये भी बताया था कि वेन डायग्राम बनता किसका है। जैसे वेन डायग्राम हम ज़्यादातर सवाल करने वाले हैं फेल और पास वाले सवाल, तो अगर हम वेन डायग्राम फेल वाला बनाए, फेल FAIL, फेल के लिए वेन डायग्राम बनाए, तो ये एन है ना, एन, एन के स्थान पर रख दो फेल, फेल ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, इसके अंदर हम फेल वालों को बिठाएंगे, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ एन के स्थान पर फेल ऑफ ए, आखिरकार ए में कितने फेल हुए हैं, ये ए और बी दो सब्जेक्ट मान लेंगे, तो इसका मतलब है दोनों सब्जेक्ट में कितने छात्र फेल हुए हैं। तो हम डायग्राम जो फेल वाला बनना चाहते हैं, तो सर ये जो एन है ना, एन, एन के स्थान पर फेल एफ रख देंगे, तो एफ ऑफ ए यूनियन बी बराबर, इस एन के स्थान पर एफ रखेंगे, एफ ऑफ ए में कितने फेल हुए प्लस एफ ऑफ बी, बी में कितने फेल हुए वो यहाँ आएंगे, माइनस का फेल होने वाले कॉमन छात्र ए इंटरसेक्शन बी, ये आ गया। तो जी सर ये फेल वाला अगर होगा तो सर इस तरह से बना देंगे। अगर हम पास वाले के लिए बनाना चाहें, सर पास, छात्र पास होने वाले, पास के लिए हम वेन डायग्राम बनाए, तो ये जो एन था यहाँ पर पास रख देंगे, पास ऑफ ए यूनियन बी, आखिरकार सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट है, एक दूसरा सब्जेक्ट ये दूसरा सब्जेक्ट है, तो सर दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले टोटल छात्र है, इसका मतलब ये है दोनों में पास होने वाले टोटल छात्र, पास की बात कर रहे हैं, तो पास पर बनाएंगे तो पास ऑफ ए प्लस पास ऑफ बी, और यहाँ माइनस कर देंगे पास ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ये पास वाला का फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला तो सर हमारा जनरल फॉर्मूला ये है, इस एन के स्थान पर हम वो चीज रखते हैं जिसके बारे में हम डायग्राम बना रहे हैं। पास वालों का बनाएंगे तो सब जगह पास 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 रखेंगे, फेल वालों का बना रहे हैं तो सब जगह फेल 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 रखेंगे। वेन डायग्राम जब बनाते हैं तो इसके अंदर कॉमन वाला जो पार्ट होता है, अगर वो पास वाला है तो पास का वेन डायग्राम बनेगा, कॉमन वाला पार्ट अगर फेल का है तो फेल वालों का वेन डायग्राम बनेगा। अगर वेन डायग्राम फेल वालों का बन रहा है तो अंदर फेल वाले और बाहर पास वाले, और यदि वेन डायग्राम पास वालों का बन रहा है तो अंदर पास होने वाले और इसके बाहर, ये जो इस बाउंड्री के बाहर अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर होंगे फेल वाले। तो इस तरह से हमें समझ में आएगा। सर ये हमारा सामने फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 3 पर भी काम करता है, एक 3 वाला, तो 3 वाला मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, 3 वाला मैं अभी आपको बताऊंगा जब उसको इस्तेमाल करेंगे। तो एक काम करिए, आप पहले इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम यहाँ पर सवाल लिखते हैं, ये हम सीख चुके हैं, या तो हम चित्र बना लेंगे या फिर हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट कर देंगे। फॉर्मूला सीखना आवश्यक है, क्यों सीखना आवश्यक है वो अभी आपको पता चलेगा जब मैं सवाल कराऊंगा, ठीक है भाई। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक परीक्षा में 35% छात्र जीके में फेल हो गए तथा 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हो गए, यदि 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो तो पास होने वाले छात्रों की संख्या। देखो यहाँ पर जो कॉमन वाला मैंने पहले बताया था कि कॉमन वाला पार्ट किसके लिए, किसकी बात कर रहा है, तो कॉमन वाला पार्ट ये है सर, 10% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गई, तो ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो फेल का दिया है, इसका मतलब जो वेन डायग्राम बनेगा वो फेल का बनेगा। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं, एक यहाँ पर है सब्जेक्ट और एक यहाँ पर है, एक जीके की परीक्षा है तो इसको हम लिख देते हैं ये जीके का है, और दूसरी परीक्षा है अंग्रेजी की, तो यहाँ पर इंग्लिश लिख लेते हैं। अब इसने बोला है कि दोनों में सबसे पहले कॉमन वाले हम यहाँ फिल करते हैं, तो कॉमन वाले कितने हैं सर, 10% छात्र दोनों में फेल होते हैं, तो सर 10% तो हम यहाँ रख लेंगे, 10% यहाँ आ गया, ये परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, 10% छात्र यहाँ आ गए। अब इसने बोला है कि एक परीक्षा में 35% छात्र जीके में
जो जीके है, जीके में 35% छात्र आएंगे। जीके का जो गोला है इसमें 35% छात्र आएंगे इस गोले में, और इंग्लिश में 25%, इंग्लिश है उसमें ये 25% फेल होते हैं। तो इंग्लिश का जो घेरा आएगा इसमें 25 बैठेंगे, टोटल 25 बैठेंगे, और जीके का जो घेरा आएगा उसमें टोटल कुल मिलाकर 35 बैठेंगे। तो सर ये अगर हम जीके की बात करें तो 10 तो बैठ चुके हैं। अगर यहाँ पर ये 10 बैठ चुके हैं तो सर 35 में से 10 घटाएंगे तो बचेगा 25, इसका मतलब 25 यहाँ बैठेंगे। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। सर इंग्लिश के घेरे में टोटल 25% बैठना है, यहाँ 25%, तो 10% बैठ चुका है, तो इसका मतलब सर यहाँ पर 15% बैठाना होगा, 15% हमें यहाँ बिठाना होगा। अब हमने कहा था सर ये डायग्राम बना किसका है, ये डायग्राम बना है फेल का, FAIL, ये फेल का बना है, क्योंकि कॉमन वाला पार्ट क्या दिया था, फेल। ये जो पार्ट था ये पार्ट था FAIL, फेल का था। तो अंदर ये जो डायग्राम बना है इसके अंदर जो भी होंगे, इसकी वैसे बाउंड्री देखी जाए तो बाउंड्री सर ये है, यहाँ से लेकर ये और ये है, ये वेन डायग्राम बन चुका है, और इसकी ये बाउंड्री है। तो सर इस बाउंड्री के अंदर जितने भी बैठे होंगे वो सब फेल होंगे। तो फेल वालों की संख्या हम निकाल सकते हैं, 25 और 10 35, 35 और 15 50, इसका मतलब फेल वाले कितने होंगे, फेल वाले होंगे 50%। हमें निकालने हैं पास वाले, तो फिर पास कितने होंगे, अगर किसी परीक्षा में 50% फेल हो जाते हैं तो फिर 50% पास होंगे, तो पास होने वाले कितने आएंगे, पास होने वाले आएंगे 50%। तो इस सवाल का जवाब हुआ ये वाला। अगर आप इसको फॉर्मूले से करना चाहो, फॉर्मूला क्या होता है, मैं एक बार पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम अगर निकालना चाहते हैं जीके के लिए मैं जी इस्तेमाल करता हूँ और इंग्लिश के लिए मैं ई इस्तेमाल कर रहा हूँ। हमें ये चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए क्या, पास चाहिए थे, तो हम पास भी निकाल सकते हैं। पहले हम फेल निकाल लेते हैं डायरेक्ट, क्योंकि फेल पर डेटा दे रखा है। तो फेल ऑफ जी यूनियन ई बराबर आएगा फेल ऑफ जी, जी में फेल होने वाले प्लस ई में फेल होने वाले, इंग्लिश में फेल होने वाले, माइनस यहाँ पर कॉमन जी और ई में सर कॉमन फेल होने वाले। अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखो जी में फेल होने वाले कितने दिए थे, 35%, और इंग्लिश में फेल होने वाले कितने दिए थे, इंग्लिश में 25% दे रखे थे, और दोनों में कॉमन फेल होने वाले 10% दिए थे। तो 25, ये 25 और 35 जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 60, 60 में से ये 10 घटाएंगे तो बचेगा 50, इसका मतलब 50% क्या होंगे, FAIL फेल। तो हमें समझ में आ गया सर 50% फेल होंगे, तो सर पास कितने होंगे, फिर 50% पास होंगे। तो सर ये जो सवाल था, इस सवाल को हमने देखो फॉर्मूले से भी कर दिया और ये हमने वेन डायग्राम बनाकर भी कर दिया, दोनों तरीके से कर दिया। हमें ये याद रहे कि वेन डायग्राम हमेशा उसका बनता है जो कॉमन वाला पार्ट होता है, वो जिसकी बात करेगा। तो यहाँ पर अभी कॉमन वाला पार्ट फेल की बात कर रहा था, तो फेल वाला हमने वेन डायग्राम बना लिया, और हमने फॉर्मूला जो लगाया है सर, फॉर्मूला भी हमने फेल वाला लगा दिया है। फेल वालों की संख्या हम निकाल लेंगे और बाद में हम इसकी सहायता से 50, जैसे फेल हुए हैं 50%, तो फिर 50% पास हुए होंगे। हमने दोनों तरीके से इस सवाल को कर दिया। अब हम बात करते हैं सर इस सवाल की, क्वेश्चन नंबर 2 की। पहला हो गया कंप्लीट, 2 क्या है देखो पढ़े, एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण मतलब पास हो गए, और 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण, गणित में फेल दे दिए। गणित में फेल होते हैं सर 56%, ठीक है। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, देखो अब यहाँ ध्यान दो केवल इस पर, 32% छात्र क्या है, दोनों विषयों में असफल, इस शब्द पर ध्यान दो। जो कॉमन वाला डेटा है वो कॉमन वाला डेटा सफल का है कि असफल का, तो हम कहेंगे सर असफल का है, तो जो वेन डायग्राम बनेगा वो भी असफल का बनेगा। तो हम यहाँ पर वेन डायग्राम बनाते हैं, एक और ये दो, एक है सर विज्ञान की, हम मानते हैं साइंस, और एक है सर मैथ का। अब हम जानते हैं ये वेन डायग्राम किसका बनेगा, क्योंकि सर ये असफल का दिया है, तो हम पहले यहाँ पर ये थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये वाला। तो यहाँ पर 32% दोनों में असफल है, इसका मतलब 32% यहाँ आ जाएगा, 32% यहाँ आ गया, और ये था क्या, असफल, असफल। तो इससे पता चला कि सर इसके अंदर सब असफल आएंगे। अब 48% छात्र विज्ञान में असफल हैं,
तो साइंस का जो गोला है सर, इसमें 48% छात्र बैठने हैं। साइंस के गोले में 48% बैठने हैं। अब गणित में 56% छात्र, अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 48% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। एक बात काम बताओ, ये मैंने गलत कर दिया। 48% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, हमें क्या करना है, हमें अनुत्तीर्ण चाहिए। तो सर 48% छात्र इसमें पास हुए हैं साइंस में, तो इसका अपोजिट हम क्या बोल सकते हैं, अगर 48% पास है तो सर 52% फेल हुए होंगे। इसका मतलब जो साइंस का घेरा होगा उसमें 52% बैठने हैं, इतने छात्र बैठने हैं साइंस के घेरे में। और मैथ की बात करें तो मैथ में सीधा दे रखा है कि 56% अनुत्तीर्ण होते हैं, तो सर मैथ का तो सीधा 56% दिया है, इसके घेरे में 56 बैठने हैं। हमें देखो यहाँ पर समझना था सर कॉमन किसका था, कॉमन था असफल का, तो डायग्राम बनेगा असफल का, और असफल ही हमें यहाँ बैठाने हैं। तो सर 32% असफल थे, ये तो हमने सीधा बिठा दिया बीच में। अब बात करता है सर साइंस की, तो साइंस में उसने बोला 48% उत्तीर्ण है, हमें चाहिए अनुत्तीर्ण। तो अगर 48% उत्तीर्ण है, ये नोट पॉइंट मैंने अभी दिखाया था, 48% अगर पास हैं तो फिर 52% फेल होंगे। इसका मतलब साइंस के घेरे में 52% बैठेंगे। और गणित में सीधा सीधा दे रखा है कि गणित में 56% अनुत्तीर्ण है, तो गणित में 56% अनुत्तीर्ण है, यहाँ बैठेंगे। गणित के घेरे में 56 टोटल आएंगे और साइंस के घेरे में टोटल आएंगे 52। तो जरा यहाँ पर सॉल्व करके देखो, ये 52 इसमें बैठने हैं, 52 टोटल, और इन 52 में से 32 तो यहाँ बैठ चुके हैं, तो सर 20 यहाँ बैठाएंगे। अगर हम बात करें सर मैथ में, मैथ का ये जो गोला है इसमें टोटल 56 आने हैं, 56 में से 32 तो ये बैठ चुके हैं, तो सर यहाँ पर 4 और 2 24 यहाँ बैठेंगे। तो हमें पता चलेगा ये जो नीले कलर से मैंने अंदर वैल्यू भरी है ये सब फेल वाले होंगे। क्यों? क्योंकि ये असफल वाला हमने डायग्राम बनाया है, तो अंदर होंगे असफल और इनके बाहर बैठे होंगे सफल। तो हम असफल निकालते हैं यहाँ से, असफल असफल टोटल निकालेंगे तो सर 20 और 32 52, 52 और 24 76, 76% कैसे होंगे, ये फेल वाले होंगे। लेकिन हमें क्या पूछा है सवाल में, उत्तीर्ण छात्र बताओ, उत्तीर्ण पूछे हैं। तो देखो अगर 76% फेल है तो सर 100 में से घटाकर 24% पास होंगे कि नहीं होंगे, ये 24% पास होंगे। इस सवाल का जवाब हो गया 24। अगर हम इस सवाल को, ये तो हमने कर दिया सर, ये जो है ये हमने तरीका किया वेन डायग्राम वाला। अगर हम सर फॉर्मूले से डायरेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं फॉर्मूले से। देखो हमें चाहिए, हमें फॉर्मूला कॉमन वाला, देखो असफल का है तो असफल का फॉर्मूला बनेगा। तो हम यहाँ निकालते हैं फेल, फेल वालों की संख्या निकलेगी, फेल एक साइंस है और एक है मैथ, यूनियन मैथ बराबर, डायरेक्ट हम कर सकते हैं। साइंस में फेल यहाँ रखो, साइंस में फेल कितने हैं, परीक्षा में 48%, विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं 48, अगर उत्तीर्ण हुए हैं तो 52, साइंस में फेल प्लस गणित में फेल 56 और माइनस का दोनों विषयों में फेल 32। जब इसको सॉल्व करेंगे आएगा 76%। तो हमें निकल आ गया कि सर फेल वालों की संख्या 76% है। तो सर यहाँ से पास वाले निकालेंगे तो 24% पास वाले आ जाएंगे। इसका मतलब देखो इतना हमने सॉल्व किया, केवल इतना फॉर्मूला हमने लगाया तो आराम से हमने उसका भी फॉर्मूले से भी कर दिया। तो बस हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात है सर, कॉमन पार्ट जिसका भी दिया होगा डायग्राम भी उसी का बनेगा और ये फॉर्मूला भी हम उसी के लिए लगाएंगे। फॉर्मूले से भी वही निकलेगा जो कॉमन वाला पार्ट दिया है। कॉमन वाला पार्ट असफल दिया था तो फॉर्मूले से ये 76 असफल निकले, तो फिर सफल कितने हुए, 24% छात्र। तो ये भी हो गया सवाल। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, पास होने वाले दिए हैं। इतिहास में पास होते हैं 45, अच्छा मैं अगर यहाँ से बात कर दूं कि इतिहास में अगर 45% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे, 55% फेल होंगे। ऐसे ही अगर 60% छात्र हिंदी में पास होते हैं, 60% अगर हिंदी में पास होते हैं तो अगर फेल वाले निकालना चाहो तो फेल कितने होंगे, 40% फेल होंगे। अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, देखो फेल अनुत्तीर्ण वाला दे दिया, इसका मतलब है कि जो वेन डायग्राम बनेगा वो अनुत्तीर्ण वाला बनेगा। या हम ऐसे समझे कि वेन डायग्राम अनुत्तीर्ण के लिए बनाएंगे और सर ये फॉर्मूला भी अनुत्तीर्ण के लिए लगाएंगे, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले से कर दे रहे हैं। अनुत्तीर्ण के लिए लगेगा, फेल के लिए लगेगा फेल, ये जो सवाल हम कर रहे हैं फेल किसमें सर, इतिहास है, इतिहास को हम हिस्ट्री H यूनियन और दूसरा सब्जेक्ट है सर हिंदी HI कर लेते हैं इसको, इसका यूनियन चाहिए।
तो फेल वाले हम इससे निकाल लेते हैं पहले फेल वाले। तो हमें मालूम है हिंदी में फेल वाले यहाँ रखो। ये कह रहा है सर हिंदी में पास कितने हैं, 60 है। 60 अगर हिंदी में पास होते हैं तो 40% फेल हुए होंगे, तो हमें डायरेक्ट रख देते हैं जैसे 40 फेल हुए होंगे हिंदी में प्लस। अब बात करो सर इतिहास में फेल कितने हैं, तो 45% तो इतिहास में उत्तीर्ण है, पास हैं, 45% पास हैं, हमें रखने हैं फेल वाले। तो सर 55 फेल होंगे, तो यहाँ पर हमने रखा 55 और माइनस माइनस करेंगे कॉमन वाले फेल, क्योंकि फेल वाला है तो दोनों में कितने फेल थे, दोनों में फेल थे 8, तो यहाँ से 8 माइनस कर देंगे। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो देखो 8 अगर इसमें से घटा देंगे तो बचेगा 32, 40 में से 8 घटाएंगे बचेगा 32, और 32 इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। 87% छात्र फेल हो गए होंगे, 87 क्योंकि फेल वाला निकल रहा है, फेल वाला फेल हुए होंगे 87%। तो फिर पास कितने होंगे, 100 में से घटा देंगे इसको तो 13% पास हुए होंगे, 13%। सी ऑप्शन है इस सवाल का जवाब। तो देखो हमने पहला सवाल किया वो आरआरबी जम्मू टीसी 2001 में पूछा गया था, ये पुराना सवाल था कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सर ये तो नया है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीयू 12/3/2019 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन है एसएससी सीएचएसएल 17/3/2023 में पूछा गया सवाल है। तो देखो यहाँ पर मैं जितने भी सवाल लिखूंगा हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ होगा। अब हमने एक बात यहाँ से सीख ली, जो हमने अभी सीखा वो हमने अप्लाई करके देखा। सर फॉर्मूला अगर लगाएंगे तो फॉर्मूला या तो फेल वाला लगाओ या फिर पास वाला लगाओ। अगर फेल वाला लगाओगे तो ये संख्या फेल वालों की निकलेगी, अगर पास वाला लगाओगे तो ये संख्या पास वालों की निकलती। और अगर डायग्राम की बात करते हैं, डायग्राम से भी हम कर सकते हैं सवाल को। डायग्राम अगर ये कॉमन वाला असफल का दिया है तो पूरा डायग्राम असफल का बनेगा, और अगर डायग्राम सफल का दिया होता तो पूरा डायग्राम सफल वालों का बनता। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सर चित्र की सहायता से कर दें या फिर डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा दें। फॉर्मूला हमारा सबसे बेस्ट होता है, उसमें चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। चित्र हम कब अच्छा लगता है हमें, कब हमें फायदा करेगा, जब 3 वेरिएबल की बात कर देगा, 3 3 देगा, ये गोले 3 3 देगा, तब वो चित्र की सहायता से हम जाएंगे। तो अभी हम फॉर्मूले से कर देंगे। तो एक काम करिए, आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम इससे आगे के सवाल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम इन सवालों को भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, इंग्लिश में पास हो गए 70% छात्र, और 65% छात्र गणित में उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, तथा 10% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। देखो यहाँ पर दोनों विषयों का कॉमन डेटा किसके बारे में बात कर रहा है, असफल के बारे में। तो जो फॉर्मूला में लगाऊंगा या फिर वेन डायग्राम बनाऊंगा दोनों असफल पर काम करूंगा। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, सर फॉर्मूला हम लगाते हैं फेल पर। फेल एक है सर इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैं ई लेकर चलता हूँ, यूनियन, और गणित के लिए मैं एम लेकर चलता हूँ। तो एफ मतलब फेल ऑफ इंग्लिश और मैथ में ये निकलेगा हमारा, डायरेक्ट निकलेगा। तो हम यहाँ पर फेल वालों को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमारा सर जो कॉमन वाला डेटा था वो असफल की बात कर रहा था। अब हम पहले यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे फेल ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में फेल होने वाले यहाँ रखेंगे, प्लस फेल ऑफ मैथ, मैथ में फेल होने वाले यहाँ रखेंगे, और यहाँ से माइनस करेंगे फेल ऑफ इंग्लिश, और कॉमन कॉमन वाला जो वो है मैथ और इंग्लिश में जो कॉमन वाले फेल है वो यहाँ रखेंगे। अब हमें हमें दिया क्या है सर, 70% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 70, तो सर फेल होने वाले 30% होंगे, तो सर इंग्लिश में फेल होने वाले 30% होंगे। ये हम परसेंटेज लास्ट में लगा देंगे, परसेंटेज ही मान के चलना, ठीक है भाई, हर बार परसेंटेज का चिन्ह लगाना पड़ेगा, हम मान के चलेंगे लास्ट में। और सर गणित में 65% तो पास है, 65% पास है, तो सर फेल कितने होंगे 35%, इसका मतलब 35 इधर आएगा, माइनस का साइन। इंग्लिश और मैथ दोनों में फेल कितने हैं, ये सवाल में सीधा दे रखा है 10 है, तो सर यहाँ रखेंगे 10। बस इसको सॉल्व करना है, फेल वालों की संख्या निकल आएगी। तो 35 ये 30 और 35 65 होता है, और ये 10 घटा देंगे तो 55 निकलेंगे फेल। ये है फेल, FAIL, मतलब ये 55% फेल है। अगर 55% फेल हो गए तो सर 45% पास होंगे। अगर हम यहाँ से पास की बात करें तो यहाँ से हम पास डायरेक्ट निकाल सकते हैं सर, यहाँ से पास पास निकालेंगे। फेल अगर 55% है तो सर पास 45% होंगे, क्योंकि 100% डेटा हमको कवर करना होता है। तो इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी,
ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 7/3/2020 के पेपर में। देखो अगर इस सवाल को तुम करना चाहो तो वेन डायग्राम से भी हो जाएगा, लेकिन वेन डायग्राम भी किसका बनेगा सर? वेन डायग्राम बनेगा असफल का बनेगा। अगर तुम करना चाहो तो देखो मैं यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूँ, ये सर इंग्लिश है, ये मैथ है। इस कॉमन वाले पोर्शन में ये असफल का बनेगा। कॉमन वाले पोर्शन में 10% बिठाने हैं, 10 असफल है, 10% असफल हो गए, ठीक है। 70% तो इंग्लिश में पास होते हैं, तो 30%, इसका मतलब इंग्लिश के जो घेरा है उसमें 30 हमको लोग बिठाने हैं, टोटल 30 बिठाने हैं। और गणित में 65% उत्तीर्ण होते हैं, तो सर 35% फेल होंगे। हमें गणित में फेल वाले दिखाने हैं 35, तो गणित के घेरे में फेल वाले 35 बैठने हैं और इंग्लिश के घेरे में फेल वाले 30 बैठने हैं। तो सर 10 यहाँ बैठ चुके हैं। यदि 30 में से 10 यहाँ बिठा दिए तो यहाँ 20 बिठाने पड़ेंगे। 35 में से 10 अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ 25 बिठाने पड़ेंगे, तो यहाँ से फेल निकलेगा, FAIL, फेल बराबर ये सब फेल होंगे। तो 20 और 10 30 और ये 55, तो कुल मिलाकर 55% फेल है। तो अगर 55% फेल है तो सर यहाँ से पास हम निकाल सकते हैं। पास कितना होगा? 45% पास। तो सर ये जो सवाल है, इस सवाल को चाहे तुम फॉर्मूले से कर लो, चाहे तुम इसको बना के कर लो, कोई कठिन तो है नहीं, आसान सवाल है, हमें समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये सवाल हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मैंने दोनों ही मेथड से करके आपको सिखा दिया है, अब तुम सीख चुके होंगे। अब मैं कोई एक मेथड को अप्लाई किया करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक गांव में 60% परिवारों के पास एक एक गाय है। 60% परिवार ऐसे हैं जिनके घर में एक एक गाय है, ठीक है। 30% परिवारों के पास एक एक भैंस है। 30% परिवार ऐसे हैं जिनके पास एक एक भैंस है, ठीक है। अगला है 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है। मतलब यहाँ वेन डायग्राम किसका बनेगा? जानवर होने का और ना होने का, यही से बनेगा। तो एक बार बताओ, 15% परिवारों के पास गाय और भैंस दोनों है, तो यहाँ जो वेन डायग्राम बनेगा या फिर फॉर्मूला लगेगा जानवर होने का लगेगा। तो हम यहाँ बात करते हैं सर एन ऑफ, सीधा सीधा यहाँ पर एक बात कर रहे हैं हम गाय की और एक भैंस की बात कर रहे हैं। गाय के लिए हम सी काव हम मानते हैं, भैंस के लिए बी बफेलो हम मानते हैं। तो हम नंबर ऑफ सी यूनियन बी निकालना चाहते हैं। और यहाँ जो एन का मतलब है, एन का मतलब है लोगों के पास जानवरों का होना। तो हम बात करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस का नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन बी। तो ये बताओ सी का मतलब काव, काव कितने लोगों के पास है? तो सर 60% परिवारों के पास गाय है, तो यहाँ तो हम रख देंगे 60, प्लस भैंस कितने परिवारों के पास है? तो 30% परिवारों के पास भैंस है, माइनस दोनों परिवारों के पास ऐसा कौन सा, मतलब इतने ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास दोनों है? तो सर 15 है। ये परसेंटेज में सब काम कर रहा है, हम लास्ट में परसेंटेज ही बता देंगे। 60 और 30 जोड़ देंगे तो हुआ 90। 90 में से 15 घटाएंगे तो बचेगा 75%। इसका मतलब 75% परिवारों के पास गाय या भैंस में से कोई ना कोई जानवर है जरूर, 75% के पास। तो इसका मतलब 25% के पास कुछ नहीं होगा। अब इस सवाल में पूछ क्या रहा है कि सवाल पूछ रहा है यदि गांव में कुल 96 परिवार थे तो कितने परिवारों के पास गाय या भैंस कुछ भी नहीं है? कितने परिवारों के पास एक भी जानवर नहीं है? तो सर हम परसेंटेज में निकाल सकते हैं। 75% के पास तो है, इनके पास तो है भाई साहब, लेकिन अगर हम बात करें कितने के पास नहीं है, तो 25% परिवारों के पास नहीं होगा। 25% परिवारों के पास कुछ भी जानवर नहीं है। तो सर 25% की वैल्यू हमें निकालनी है। अब गांव में कुल परिवार कितने? 96 परिवार। तो हम ये जो 96 वैल्यू है ना, 100% के बराबर लेके चलेंगे कि सर 100% का मान है, 100% का मान है 96 परिवार, 96 परिवार, ये 100% का मान है। तो हमें निकालना है कितने परिवारों के पास कोई भी जानवर नहीं है, तो उनकी संख्या है सर 25%। तो सर 25% का मान निकालना है। तो एक बात बताओ, 100 से 25 कैसे बना सकते हो? 4 का भाग लगा के, तो 4 का तुम इधर भी भाग लगा लो, 4 का इधर भी लगा लो। जब तुम 4 का यहाँ भाग लगाओगे तो ये तो बन जाएगा 25%, और 4 का यहाँ लगाओगे तो ये बनेगा 24 परिवार, 24 परिवार। यही हमें पूछा था, कितने परिवारों के पास कोई भी जानवर नहीं है।
तो सर 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास किसी भी प्रकार का जानवर नहीं होगा। सब हमें उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया। देखो हर बार मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें याद हो जाए, वरना अगर इस सवाल को मुझे डायरेक्ट करना होता तो मैं यहीं से निकाल लेता, डायरेक्ट निकाल देता। पता कैसे, मुझे माइंड में फॉर्मूला याद है तो मैं देखता 60 और 30 कितना होगा, 90। 90 में से 15 घटा लेता क्योंकि सब जानवर होने वाली बात है। तो 75 बचा, 75% के पास कुछ न कुछ जानवर है, तो सर 25% के पास कुछ नहीं होगा। ये जो 96 है ये 100% की वैल्यू होगी, तो हम जानते हैं सर 100% की वैल्यू 96 है, 25% की निकालनी है तो 4 का भाग लगाना है, तो 4 का भाग इसमें लगाएंगे तो 24 आएगा। तो ये जो इतना मैंने लिखा है, देखो मैंने आराम से ऐसे ही कर दिया, माइंड में ही कैलकुलेशन हो गई। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, तरीका आता है, तो माइंड में कैलकुलेशन हो जाती है, आराम से लिखने की आवश्यकता भी नहीं थी। लिखकर मैंने ये बताया क्योंकि आप में से कुछ ऐसे होंगे जब तक सवाल लिखकर ना बताओ तब तक उन्हें समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने लिखकर बता दिया, वरना इसमें पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं थी। 60 और 30, 90 में से 15 घटा तो 75, 75% के पास है तो 25% के पास नहीं होगा। 100% की वैल्यू 96 है तो 25% की निकालनी है, 4 का भाग लगाना है तो 24 आंसर आएगा। इस सवाल का जवाब हुआ तुम्हारा 24, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्या है, यदि एन ऑफ ए यूनियन बी बराबर 70 है, एन ऑफ ए बराबर 50 है, एन ऑफ बी बराबर 80 है, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो देखो ये जब फॉर्मूला अब तुम्हें अगर फॉर्मूला नहीं याद होता, अगर फॉर्मूला नहीं याद होता तो क्या सवाल को कर पाते, कर ही नहीं पाते। तो यहाँ फॉर्मूला आवश्यक होता है। फॉर्मूला सर यही होता है, इनका यूनियन बराबर सिंगल वैल्यू को जोड़ देते हैं, कॉमन वाली वैल्यू को घटा देते हैं, डायरेक्ट कर दें सवाल को, सिंगल वैल्यू को जोड़ देंगे। और देखो ये फॉर्मूला है, चलो एक बार लिख देते हैं, ए यूनियन बी बराबर एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यही तो है। पूछा क्या है सर, इंटरसेक्शन वाला ये वाला पूछा है, तो बाकी की सब वैल्यू हमने दे रखी है। सर इसकी वैल्यू कितनी है, 70 है, ये 70 है, बराबर ए कितना है 50 है, और बी कितना है इसे 80 है, और माइनस का ये हमने पूछा है। तो एक काम करिए, ये जो माइनस की चीज़ है जब उठाकर इधर लाएंगे तो प्लस की बन जाएगी, और ये जो 70 है 70 इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो 80 में से ये 70 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 इसमें जुड़ जाएगा। तो कुल मिलाकर जो तुमने पूछा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट देखो ये 70 जब इधर जाएगा तो 80 में से घट जाएगा, 10 बचेगा, 10 वो इधर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा तुम्हारा 60 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ये क्वेश्चन आया एसएससी सीजीएल 16/8/2021 के पेपर में। तो देखो ये हुए हमारे 6 सवाल। अब इससे आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, इसमें बहुत ही हैवी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, तो हम सभी सवालों को करेंगे, लेकिन ये इस क्लास में नहीं अब करेंगे, इस क्लास में इतने ही रखते हैं, ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।